बड़ी खबर यूपी के कानपुर से, जहां जांच के लिए पहुंची पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया, जिसमें एक दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। आरोप है कि एक महिला की शिकायत के बाद पुलिसकर्मी जांच के लिए गांव पहुंचे थे, लेकिन आरोपियों ने पुलिस के सामने ही महिला की पिटाई शुरू कर दी और जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो आरोपियों ने गाँव वालों के साथ मिलकर पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया, साथ ही उनके हथियार भी लूट लिए। पुलिस वालों पर हमले की जानकारी मिलते ही कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो हमारे 2 लोग जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं जी। तो उनको पहले प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ CHC लिए गए। CHC ने फिर उनको उपचार करने के बाद से उनको रेफ़र किया गया, तो वो रेजेंसी अस्पताल में उनको देख के आ रहे हैं, दोनों होश में हैं। सारे टीम बना के जितने लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब तक 4 लोग जो इस घटना में थे उनको पकड़ लिया गया है, बाकी लोग की खोजबीन हो रही है। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, क्या रहा है ये पूरा मामला और अभी की क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल फरार रसूलाबाद के कोतवाली का एक कानपुर देहात का मामला है, जहां महिला द्वारा इस शिकायत की गई थी कि उसके ससुराल के लोग उसे परेशान कर रहे हैं, जिसमें दरोगा और चौकी इंचार्ज और सिपाही पहुंचे थे। उन लोगों ने उनके सामने ही महिला की पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया गया। हालांकि पुलिस वाले जो दोनों घायल हुए थे वो खतरे से बाहर, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि दरोगा से जो पिस्टल छीन ली गई उसको लेकर फरार हो गए। पुलिस ने 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। 2 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ की जा रही। जो पुलिस अधीक्षक है वो वहां पर पहुंचे, पूरे मामले की जांच की जा रही, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई इसको लेकर पुलिस काफी सख्ती बरत रही है कि शिकायत करने के बाद वहां पहुंची थी और पुलिस वालों से मारपीट की गई, खाकी वालों से मारपीट की गई, जिसको लेकर काफी वहां अब भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और दरोगा की जो छीनी गई पिस्टल है उसको बरामद करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई, उनसे पूछताछ की जा रही है कि और कौन से लोग हैं। 2 जो सिपाही और दरोगा जो घायल हुए थे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया। ये एक अच्छी बात है कि वो खतरे से बाहर है, उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन जिस तरह हाथ में कानून को लिया गया उसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया अजीत। अब बड़ी खबर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी से मचे कोहराम से जुड़ी हुई। परमवीर सिंह की उद्धव ठाकरे को चिट्ठी के बाद मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई। अब उद्धव ठाकरे पवार से बातचीत के बाद फैसला लेंगे। आपको बता दें, परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली कराने का आरोप लगाया है। परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव को चिट्ठी लिखी और आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया था। इसी बड़ी खबर से जुड़ी 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें परमवीर सिंह की चिट्ठी ने महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा दिया। परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद बीजेपी उद्धव सरकार पर हमलावर हो गई है और मामले की हाई लेवल जांच के साथ ही अनिल देशमुख का इस्तीफा भी मांग रही है। 100 करोड़ का सच क्या है, अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है और बीजेपी हमलावर हो गई है और इस पूरे मामले की जांच के साथ गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की भी मांग कर रही है। आपको बता दें, चिट्ठी में यह कहा गया है कि अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया था। उद्धव ठाकरे को लिखी परमवीर सिंह की चिट्ठी से जुड़ी, जिसकी मुख्यमंत्री कार्यालय ने जांच कराने का फैसला किया है। ये चिट्ठी शाम को 4:37 पर ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय को मिली थी, लेकिन इस चिट्ठी पर किसी ने दस्तखत नहीं है। अब खबर है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस चिट्ठी की जांच कराने का फैसला किया है। तो वहीं अनिल देशमुख ने बयान जारी कर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। देशमुख ने इसे खुद को बदनाम करने की साजिश बताया, साथ ही पूरे मामले की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए ये साजिश रची। अनिल देशमुख का यह भी कहना है कि एसपी पाटिल के साथ जिस चैट को आधार बनाकर परमवीर आरोप लगा रहे हैं वो चैट भी प्लान थी। अनिल देशमुख ने ट्वीट कर परमवीर सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि परमवीर खुद को बचाने के लिए झूठा आरोप लगा रहे हैं, पूरे मामले में परमवीर का रोल है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने परमवीर के आरोपों को गंभीर बताया। उन्होंने मामले की जांच की मांग की। हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए
और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करें, और अगर इसमें राज्य सरकार को ये लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है, तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंक्वायरी तभी सफल हो पाएगी जब एक सर्विंग गृह मंत्री ये अपने पद से दूर होंगे और उसके बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। कांग्रेस ने परमवीर सिंह के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी इन आरोपों की सच्चाई जानने का इंतजार करना चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिए गए, उन्होंने आरोप लगाकर पत्र लिखा। अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी उसका ट्वीट करके जवाब देने की कोशिश की। तो अब तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, और मैं समझता हूँ कि ऐसे परिस्थितियों में ये मुख्यमंत्री का दायित्व है कि स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। आरोप सही हैं या गलत हैं ये अभी नहीं कहा जा सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाती। लेकिन इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने तक किसी को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली उठाए। इसीलिए बीजेपी क्या कहती है उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन होम मिनिस्टर को कांग्रेस पार्टी की मर्यादा देखते हुए, कांग्रेस पार्टी का शानदार इतिहास देखते हुए अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होता है। एनसीपी नेता संजय पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और मामले की जांच जारी है। एनआईए कोशिश कर रही है कि इसमें कौन कौन शामिल है वो शोध ढूंढने की, तो उसके जड़ तक पहुंचने के लिए एनआईए को सारा कोऑपरेशन सरकार कर रही है। सरकार के महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी उनको जो भी चाहिए उनकी मदद कर रहे हैं। साथ साथ हमारे एटीएस भी उसके इन्वेस्टिगेशन उनके चालू थे। अभी सरकार ने तो तय कर लिया है, राज्य के गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, इसके जड़ तक हम पहुंचेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति मेनन ने परमवीर सिंह पर ही सवाल उठा दिए। मेरा सवाल ये है कि हमारे जो कमिश्नर थे परमवीर सिंह, जब उन्हें ये खबर मिली तब क्या कर रहे थे? उनको क्या ये बात अभी याद आई जब उनका ट्रांसफर हो गया? उससे पहले क्या वो उस एक्सटॉर्शन में मदद कर रहे थे? और जिस तरीके से रिपोर्ट किया गया है उनके लेटर में, क्या ये रूटीन बात है कि पुलिस ऐसे एक्सटॉर्शन करती है और पॉलिटिशियंस की जेब भरती है? हमें एक बहुत बड़ा सवाल करना है इस सरकार से, पिछली सरकार से और पुलिस एस्टैब्लिशमेंट से, कि मुंबई में क्राइम क्रिमिनल्स कर रहे हैं या मुंबई पुलिस और मुंबई पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच के अधिकारी सचिन वाजे के सुलझा भी नहीं है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी में वाजे से 100 करोड़ रुपए की वसूली के लिए दबाव बनाने वाले आरोप ने महाराष्ट्र समेत देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। उसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाया है कि उन्होंने सचिन वाजे को अपने घर पर कई बार बुलाया और उनसे मुंबई के हुक्का बार, रेस्टोरेंट बार और ऐसी तमाम जगहों से हर महीने 100 करोड़ रुपए उगाही करने के लिए लगातार दबाव बनाते रहे। सचिन वाजे केस में लेटर बम। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर सनसनीखेज आरोप। परमवीर सिंह की चिट्ठी से हड़कंप। अनिल देशमुख पर उगाही का आरोप लगाया। 100 करोड़ उगाही और वाजे पर बड़ा दांव। परमवीर सिंह की चिट्ठी ने तूफान ला दिया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सचिन वाजे से संबंधित मामले में ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसका एक एक शब्द बेहद चौंकाने वाला है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और अब महाराष्ट्र होमगार्ड्स के कमांडेंट जनरल परमवीर सिंह ने सीधे राज्य के गृह मंत्री पर
100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए वाजे समेत मुंबई के कई पुलिस अफसरों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजी गई चिट्ठी में लिखा है, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे केस में लापरवाही की बात कही, जो झूठ है। अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को कई बार अपने सरकारी आवास पर बुलाया। पिछले कुछ महीनों में अनिल देशमुख ने अपने सरकारी आवास दयानीश्वर में सचिन वाजे को कई बार बुलाया। अनिल देशमुख ने अपने लिए 100 करोड़ रुपए उगाही करने की बात कही। अनिल देशमुख ने अपने पीए के सामने वाजे से उगाही के लिए कहा। अनिल देशमुख ने अपने घर बुलाकर सचिन वाजे से कहा, मुंबई के 1750 वार्ड से उगाही करो। 1750 वार्ड से हर महीने 40 से 50 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बाकी की उगाही मुंबई की ऐसी ही अलग अलग जगहों से कर सकते हो। सचिन वाजे ने मेरे ऑफिस आकर देशमुख की उगाही वाली बात बताई। मैं वाजे के मुंह से गृह मंत्री अनिल देशमुख की उगाही वाली बात सुनकर हैरान रह गया। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी ने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भूचाल लाकर रख दिया है। परमवीर सिंह की चिट्ठी में गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपयों की उगाही के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। परमवीर सिंह गृह मंत्री से इस बात से नाराज थे कि इस बारे में झूठ बोला गया कि परमवीर सिंह का ट्रांसफर सचिन वाजे के केस में लापरवाही बरतने की वजह से किया गया है। परमवीर सिंह की चिट्ठी में उनके और अन्य अधिकारियों के बीच हुई मैसेज पे चैट का भी जिक्र किया गया है, जिसमें उगाही के लिए होम मिनिस्टर के घर पे हुई मीटिंग के बारे में बताया गया है। सचिन वाजे केस में गृह मंत्री अनिल देशमुख की प्रतिक्रिया से नाराज मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने 8 पेज की चिट्ठी में वाजे के अलावा कुछ और अफसरों के नामों का जिक्र किया है। उनकी चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उनकी जानकारी के बिना उनके अफसरों को बुलाया और सबसे 100 करोड़ की उगाही करने को कहा। परमवीर सिंह ने चिट्ठी में लिखा है, सचिन वाजे को उगाही के लिए 100 करोड़ वाला टारगेट देने के कुछ दिनों बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई की सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल को बुलाया। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने सरकारी आवास पर संजय पाटिल के साथ मुंबई के हुक्का पार्लर को लेकर मीटिंग की। इस मीटिंग में गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए पलांडे भी मौजूद थे। 2 दिन बाद 4 मार्च 2021 को अनिल देशमुख ने अपने सरकारी आवास पर दूसरी मीटिंग बुलवाई। 4 मार्च की मीटिंग में एसीपी पाटिल और डीसीपी वज्वल मौजूद थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख के केबिन से उनके पीए पलांडे बाहर आए। अनिल देशमुख के पीए पलांडे एसीपी पाटिल और डीसीपी भुजबल को एक किनारे ले गए। पीए पलांडे ने कहा, गृह मंत्री देशमुख ने हर महीने 40 से 50 करोड़ की उगाही करने को कहा है। पीए पलांडे ने बताया, मुंबई के 1750 बार, रेस्टोरेंट और बाकी जगहों से आ जाएंगे। एसीपी पाटिल ने मुझे गृह मंत्री अनिल देशमुख की उगाही वाली मांग के बारे में बताया। परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपयों की उगाही के लिए पुलिस अफसरों पर दबाव बनाने का जो आरोप लगाया है, उसके सबूत के तौर पर उन्होंने एक मैसेज का जिक्र भी अपनी चिट्ठी में किया है। इस चिट्ठी में जिस मैसेज का जिक्र किया गया है वो परमवीर सिंह और अधिकारियों के हुई बातचीत के बारे में है, जिसका एक एक शब्द तारीख के साथ परमवीर सिंह ने इस चिट्ठी में बताया है। सचिन वाजे केस को लेकर जांच में लापरवाही के आरोप से भड़के परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के घर पर 16 मार्च 2021 को हुई एक खास मीटिंग का जिक्र किया। परमवीर का दावा है कि उनके एक और अधिकारी एसीपी पाटिल को घर पर बुलाया गया। अनिल देशमुख के पीए ने 100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए कहा। परमवीर सिंह का दावा है कि उनके एक जूनियर अधिकारी एसीपी पाटिल ने अनिल देशमुख के साथ 4 मार्च की मीटिंग के बारे में उन्हें पूरी बात बताई थी। ये सारी बातचीत 16 मार्च और 19 मार्च को मैसेज पर मुझसे पूरी जानकारी शेयर की। परमवीर सिंह, पाटिल ने कितनी बार और बाकी जगहों से गृह मंत्री देशमुख और उनके पीए पलांडे ने उगाही की बात कही थी। फरवरी में तुम देशमुख से कब मिले थे? अर्जेंट प्लीज। एसीपी पाटिल, मुंबई के 1750 बार और बाकी जगहों से उगाही की बात कही थी। हर जगह से 3 लाख रुपए वसूल कर कुल 50 करोड़ रुपए महीने की उगाही की बात कही।
मिस्टर पलांडे ने ये बात मेरे और डीसीपी भुजबल के सामने 4 मार्च 2021 को कही। परमवीर सिंह, और उससे पहले तुम गृह मंत्री अनिल देशमुख से कब मिले थे? एसीपी पाटिल, हुक्का बार को लेकर हुई ब्रीफिंग के 4 दिन बाद। परमवीर सिंह, और वाजे के साथ गृह मंत्री अनिल देशमुख की मीटिंग की तारीख क्या थी? एसीपी पाटिल, सर, वाजे से अनिल देशमुख की मुलाकात की तारीख मुझे याद नहीं है। परमवीर सिंह, तुमने बताया था कि अनिल देशमुख से तुम्हारी मुलाकात से कुछ दिनों पहले वाजे की मीटिंग हुई थी। एसीपी पाटिल, हाँ सर, लेकिन वो फरवरी के आखिर दिनों की बात है। परमजीत सिंह, पाटिल, मुझे इस बारे में कुछ और जानकारी चाहिए। क्या वाजे अनिल देशमुख से मिलने के बाद तुमसे मिला था? एसीपी पाटिल, हाँ सर, अनिल देशमुख से मिलने के बाद वाजे मुझसे मिला था। परमवीर सिंह, क्या वाजे ने तुम्हें बताया था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उसे क्यों बुलाया था? एसीपी पाटिल, वाजे ने मुझे बताया कि अनिल देशमुख ने मीटिंग का विषय ये बताया था कि मुंबई में मौजूद 1750 बार और ऐसी बाकी जगहों से मुझे हर महीने 3 लाख रुपए की उगाही करनी है। इस हिसाब से हर महीने मुझे 40 से 50 करोड़ रुपए की उगाही करनी है। परमवीर सिंह, ओह अच्छा, ये बात तो अनिल देशमुख ने तुमसे भी कही थी। एसीपी पाटिल, 4 मार्च को अनिल देशमुख के पीए पलांडे ने मुझे ये बात कही थी। परमवीर सिंह, अच्छा, तो तुम 4 मार्च को पलांडे से मिले थे? एसीपी पाटिल, हाँ सर, मुझे उनकी ओर से बुलाया गया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की उगाही के लिए मुंबई के पुलिस अफसरों पर दबाव बनाने का आरोप लगाने वाली चिट्ठी ने राजनीतिक तूफान मचा दिया है। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह कहते हैं कि खरे एक्सटॉर्शनिस्ट वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे। सचिन वाजे ये उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेके अनेक जगह से पैसे वसूल करने का काम अनिल देशमुख करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की तुरंत ही हकाल पट्टी होनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, ऐसे महाराष्ट्र सरकार के पास 22 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। क्या हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरकार के मंत्रियों ने इसी प्रकार से वसूली करने के आदेश दिए थे? सरकार जनता की रक्षा के लिए होती है, पर यह 3 दलों की सरकार, जिस पुलिस ने जनता की रक्षा करनी चाहिए, उसी पुलिस को जनता का शोषण करने के लिए कहा और लोगों से जबरन हफ्ते के महीने के 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पे नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। मैंने कुछ समय पहले ये कहा था कि अनिल देशमुख जी ने इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा न देने लायक अब कुछ बचा नहीं है। बस 2 मिनट में ही एक टीवी पर न्यूज़ आई है कि परमवीर सिंह जो सीपी रहे मुंबई के, उन्होंने ऑन पेपर ये कहा कि हर माह गृह मंत्री अनिल देशमुख जी मुझसे 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करके पहुंचाने की मांग करते थे और वाजे जी को उन्होंने उसी लिए लिया था। अब तो यह स्पष्ट है, यह सरकार भ्रष्ट है। ये हफ्ता उगाही और वसूली करने वाले खंडनी बाजों की सरकार है। उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने पत्र लिखा है परमवीर सिंह ने, और 100 करोड़ रुपए की उगाही बिजनेसमैन से हर महीना करवाने की जो बात लिखी है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता के सामने अब सच आ रहा है। सचिन वाजे, परमवीर सिंह और अनिल देशमुख तीनों का नार्को टेस्ट किया जाए कि इसमें सच कौन है, और उद्धव जी आपको जवाब देना पड़ेगा। सचिन वाजे की मौत की गुत्थी लगातार पहेली बनती जा रही है। ऐसे में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का 100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर वाजे को बुलाने का आरोप एक नई कहानी की ओर इशारा कर रहा है। परमवीर सिंह ने अपनी लंबी चौड़ी चिट्ठी में कई बार लिखा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख करीब 1 साल से तमाम केस की जांच में दखल से लेकर पुलिस अफसरों पर उगाही का दबाव बना रहे थे। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने परमवीर सिंह के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख की 100 करोड़ की उगाही वाला ये आरोप बेहद हैरान करने वाला है।
बंगाल में चुनाव अब बस गिनती के दिन रह गए हैं। नेताओं के वार पलटवार से राज्य का सियासी तापमान भी काफी बढ़ गया है। बंगाल के चुनावी दंगल को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटरों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में हैं। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में दोपहर 1 बजे रैली को संबोधित करेंगे। उससे पहले सुबह 11:30 बजे वो असम के बोकाखाट में भी एक रैली करेंगे। बंगाल का रण जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पूर्वी मेदिनीपुर में जनसभा करेंगे और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। इसके अलावा अमित शाह आज शाम 4 बजे कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में रोजगार के अवसर, राज्य के विकास के लिए निवेश का परियोजनाएं, पिछड़े वर्गों का उत्थान और कुछ आदिवासी जनजातियों को ओबीसी में शामिल करने की बातें होंगी। सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ बंगाल के मैदान में जुटी हुई है। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में बंगाल के खोए हुए वैभव को कैसे हासिल किया जाए, इस पर जोर दिया होगा। ममता बनर्जी बुधवार को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं। बंगाल में आज वार पलटवार का दिन है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी आज पूर्वी मेदिनीपुर में 3 रैलियां करेंगी। चोट के बावजूद ममता विधानसभा चुनाव के लिए लगातार प्रचार कर रही हैं। पहले चरण के चुनाव में बेहद कम समय बचा है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हैं। एक तरफ बीजेपी जहां ममता सरकार पर हमले कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी भी महंगाई और दूसरे मुद्दों के जरिए केंद्र पर निशाना साध रही हैं। बंगाल में सत्ता का परिवर्तन होगा या नहीं, ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा, लेकिन चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की सियासी रणनीति में परिवर्तन जरूर आया है। जो ममता हर मंच से धर्मनिरपेक्ष राजनीति का नारा लगाती थी, वो अब चुनावी रैलियों में देवी दुर्गा के मंत्र और चंडी का पाठ करने लगी हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी शोर में विकास के वादे गूंज रहे हैं। पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सबके कल्याण के दावे हो रहे हैं, लेकिन एक समुदाय ऐसा भी है जिसकी सुध लेने को कोई तैयार नहीं है। ये एक ऐसा समुदाय है जो दुनिया भर में कोलकाता की पहचान बन चुका है, जिसके हाथ में थामे हुए रिक्शे कोलकाता का धरोहर बन चुके हैं। ये है हाथ रिक्शा खींचने वाले मजदूर। इन हाथ रिक्शा वालों की समस्या किसी भी राजनीतिक दल का चुनावी मुद्दा नहीं है। सवाल यह है कि चुनावी दौर में भी इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्यों 2 जून की रोटी के लिए आज भी 125 साल पहले की तरह इन्हें हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है? न्यूज़ 18 इंडिया हाथ रिक्शा खींचने वालों का दर्द महसूस करने पहुंचा है, ताकि उनकी समस्या, उनका दुख भी मुद्दा बन सके। जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। दो वक्त की रोटी जुगाड़ करना कोलकाता जैसे महानगर में कितना मुश्किल है। मजदूर मजबूर, नेता दूर। दीदी राज के बेबस हाथ। लॉकडाउन में किसी को रुपया नहीं दिया। अच्छा, हाँ, पूछने नहीं आया है। रिक्शे वाले हाथ को किसका साथ? रिक्शा को मजबूती से थामे मजबूर हाथ, सवार को मंजिल तक पहुंचाने की जद्दोजहद, पसीने से तर-बतर, थकावट से उखड़ी सांसें। भद्रलोक की सड़कों पर दौड़ते ये पांव मजबूरी का नाम है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के चटक रंग बिखरे हैं।
वादों की बयार बह रही है, लेकिन उम्मीद का एक झोंका इन रिक्शा वालों तक नहीं पहुंचा है। ये निराशा से घिरे, कभी ऊँघते उनींदे तो कभी दौड़ते फिरते कोलकाता की सड़कों पर गुजर बसर कर रहे हैं। सड़कों पर बैलगाड़ी से जुते बैल के मानिंद इंसान को ढोता इंसान। इसे खींचने वाले का दर्द समझना है तो उस खांचे में खुद खड़ा होकर देखना होगा। कोलकाता, जिसमें रविंद्र संगीत रचा है, जिसमें विवेकानंद का गौरवशाली दर्शन है, जो 3 से ज्यादा दशकों तक मजदूर अधिकारों की क्रांति का बिगुल बजाता रहा, उस कोलकाता की सच्चाई ये है कि उसकी सड़कों पर इन रिक्शा खींचने वालों की बीवाइयों से रिश्ते खून के धब्बे भी लगे हैं। जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। और इसीलिए हाथ गाड़ी वालों की समस्या समझने के लिए आपको हाथ गाड़ी चलाना भी पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करना कोलकाता जैसे महानगर में कितना मुश्किल है। कोलकाता में भले ही इसे धरोहर का दर्जा मिला हो, लेकिन 21वीं सदी में इंसानियत की नाकामी की ये सबसे बदनुमा तस्वीरों में से एक है। कोलकाता का नाम आते ही आपके जहन में विक्टोरिया मेमोरियल या हावड़ा ब्रिज की तस्वीर उभर आती है, लेकिन कोलकाता की एक और पहचान है, हाथ रिक्शा, जो अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके बारे में बात कर रही है, हाथ रिक्शा वालों के बारे में कोई खोज खबर करने आई? कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया। क्या उम्मीद करते हैं आप? क्या उम्मीद करें, हम लोग तो यहाँ के वोटर हैं नहीं, तो हम लोग क्या बता सकते हैं। हम लोग को तो जो अपना कमाना है खाना ही है, पार्टी प्लस हम लोग नहीं करते हैं। कितनी कमाई करते हैं आप पूरे दिन? पूरे दिन बाजार है नहीं तो क्या करें, जो कमाते हैं शाम सुबह में खत्म हो जाता है। पेट चलना मुश्किल है अभी, बाजार बहुत मंदा बा। अच्छा, पहले तो ये रिक्शा जो है ये सड़कों पर, मुख्य मेन सड़कों पर भी चलता था, अभी मेन सड़क पे जाने से मना कर दिया। सड़क पर जाता है तो बस मोड़ से भागो भागो, अभी तो नहीं, एक साइड में जाते हैं, पकड़ लेता है गाड़ी, नहीं छोड़ता है। एक साइड नहीं है अपना, जो भी मारपीट, जो भी यहाँ पर मारपीट करता है, स्टैंड नहीं, यहाँ पर स्टैंड होना भी चाहिए। जो रिक्शा चालक है तो स्टैंड भी होना चाहिए। ऐसे न जाने कितने चेहरे हैं जिनकी उम्र कोलकाता की सड़कों पर दौड़ते बीत गई, हाथों की लकीरें रिक्शा का हाथ पकड़े घिस गईं। ये बताइए, कहाँ से आ रहे हैं? कुछ मिली कमाई, रोजगार मिला आज? अभी कहाँ बाबू, बाजार नहीं, एकदम बाजार में। अच्छा, कितनी कमाई हो रही है आजकल? अभी 200-100 कमाई होता है, उससे संसार चलने वाला है। अच्छा, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ चुनाव हो रहा है, क्या मांग करेंगे नेताजी लोगों से, क्या होना चाहिए आपके लिए? बाबू हम लोग गरीब आदमी, क्या हम लोग का तो रोजी होना चाहिए। हम लोग का पार्टी पॉलिटिक्स से हम लोग को तो जो रोजी होगा वो रोजी होना चाहिए। कोई पूछने आया पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता आया आप लोगों के पास? नहीं, हमारे पास कोई नहीं। 19वीं सदी के अंत तक इन रिक्शों के सड़कों पर उतरने से पहले कोलकाता के संभ्रांत परिवार पालकी से चलते थे, लेकिन ये रिक्शा धीरे धीरे पालकियों की जगह लेने लगा, क्योंकि पालकी में 4 लोग लगते और रिक्शा खींचने में सिर्फ एक की दरकार होती। अब वक्त बदल गया है। कोलकाता की पहचान कहे जाने वाले इन रिक्शे वालों को रोजगार मिलना दूभर हो गया है। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर लगाएंगे। अच्छा, यह नंबर लगता है क्या यहाँ? बोहनी ने कहले, बोहनी ने कहले मरते देखिए, गड़बड़ मामला नहीं कर। सरकार भी कुछ मदद करती है आप लोगों की? नहीं, आज तक कोई मदद नहीं किया है। हाँ। लेकिन ऐसे रहते हैं, कभी कभी उलझन होता है कि यहाँ से हटा लो, वहाँ हटा लो, गाड़ी हटाता है, मारपीट करता है। पुलिस यहाँ हम लोग के रहने नहीं देता है। क्या कहता है पुलिस? पुलिस बोलता है यहाँ से चला जाए। बहुत लोग कहते हैं इसको बंद कर दो रिक्शा, क्योंकि आदमी ही आदमी को खींच रहा है, ये अच्छा नहीं लगता। जी, अच्छा लगता है क्या? वो तो अच्छा कौन चीज लगेगा, मानुष के मानुष तीर रहा है तो क्या चीज की अच्छा लगेगा? हम लोग को रोजगार, हमन के वही कमी है तो क्या करेगा? रोजगार दे देता है तो हम दूसरा काम करते। कोलकाता में रिक्शा खींचने वाले ज्यादातर लोग प्रवासी हैं। यहाँ इनके वोट नहीं है तो राजनीतिक उपयोगिता भी नहीं है, इसीलिए कोई पूछ भी नहीं होती।
जो कोलकाता की सड़कों पर हाथ गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी जद्दोजहद है, उनकी अपनी दिक्कत है और 2 वक्त की रोटी जुटाने और कुछ घर पर बाल बच्चों को भेज पाने के चक्कर में दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद भी 100-150 रुपए की ही उनकी कमाई हो पाती है। उनकी सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि पूरे राज्य में चुनाव हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई पूछने तक नहीं आ रहा है। रिक्शा हाथ पांव से नहीं, भूख से चलता है। मजबूरी रिक्शा खिंचवा रही है, लेकिन मामूली मजदूरी भी मुश्किल होती जा रही है। रिक्शा लगे 10,000 रुपया दिया है, तो किसी को नहीं दिया पैसा लॉकडाउन में, किसी को 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा, हाँ, पूछने तक के पूछने नहीं आया है कि हाँ 200 के गरीब आदमी खाएगा, रोजी रोटी करता है, तो नहीं दिए। ममता दीदी बोला कि रिक्शा लगे देगा, तो 1 रुपया नहीं दिया, नहीं दिया। मालिक जो है ना बाबू, रिक्शा मालिक जो है 200 रुपया जमा मांगता है हम लोग का। अब बाजार है नहीं, हम लोग नहीं खाने पर भी उसको देना पड़ता है। 200 रुपया जमा आदमी 200 रुपया अभी तक आया 10 बज गया, एगो भाड़ा नहीं दिया, बोहनी नहीं किया, बोहनी नहीं हुआ, अभी बोहनी नहीं हुआ, नहीं हुआ, बोहनी कहाँ हुआ, अभी तक बोहनी नहीं हुआ, 10 बजने वाला। कोलकाता में ऑटो, टैक्सी, ट्रैम जैसे साधन होने के बाद भी जरूरत के लिहाज से इनकी थोड़ी बहुत मांग है, क्योंकि जिन गलियों में कुछ नहीं जाता ये वहां जाते हैं। जरूरत वाली जगहों पर मांग होने के बाद भी मेहनत बहुत ज्यादा है और मेहनताना बहुत कम। ये आप आदमी की सवारी ले जाते हैं कि आप इसमें सामान भी ले जाते हैं? सब इंजन पिंजन सब जो मिलता है सब फेंक देगा। अच्छा, कितना किराया मिलता है इसका? वो देखो ना, अभी मालिक देगा, सामने में देखो ना कितना दे देगा। 50 पे दे देगा इसका, बात नहीं 50 पे दे देगा, आज लोड कर बात नहीं 50 पे दे देगा, आज लोड करेगा। ये बताइए, ऑटो मिलता है, टेम्पो मिलता है, उस बीच में इस तरह की हाथ गाड़ी का अभी भी आपको लगता है कि जरूरत है? ऑटो टेम्पो नहीं है ना, इसलिए इस गली में ही चलता है रिक्शा वाला। हाथ रिक्शा चलाने के काम को बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने अमानवीय माना था। 2005 में हाथ रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। 2006 में बुद्धदेव सरकार हाथ रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक लेकर आई थी, लेकिन रिक्शा चालकों के दबाव में प्रतिबंध हटाना पड़ा। अनुमान है कि आज भी कोलकाता में 20 से 24 हजार हाथ रिक्शा वाले हैं। ये रिक्शा वाले आज भी कुछ लोगों की जरूरत बने हैं। अभी क्या बदला है पहले के जमाने अब जमाने में हाथ रिक्शा को लेकर? बदला तो कुछ नहीं, ऐसे ही था। हाँ। कुछ बदल नहीं, इसको लाइफ भी कुछ बदल नहीं, ऐसे ही चलता है, कुछ बदल नहीं है। लोग कहते हैं, जो मॉडर्न सोसाइटी है, आप कहते हैं कि ये आदमी ही आदमी को खींच रहा है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम भी सोचता है, मेरा दिल सोचता है, हम वो ले जाता है, लेकिन क्या करेगा बोलिए। हम लोग जब उम्र हो जाता है, हम क्या घर में बैठे रहता, रिक्शा नहीं तो हमको चलेगा नहीं। हम बैंक पे जाएगा, उसका फोन करता और आकर ले जाता। अभी क्या हुआ, उसके पास मोबाइल है, बैंक जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है, वो भी यही हमारा फ्रेंड है, यही मेरा दोस्त है। 50 के दशक में आई फिल्म 2 बीघा जमीन में हाथ रिक्शा खींचने वाले शंभू का दर्द दिखाया गया था। सदी बदल गई, कोलकाता आज भी बहुत ज्यादा नहीं बदला। बेहतर कल की उम्मीद में आज भी बहुत सारे शंभू महतो कोलकाता की सड़कों पर दौड़ते जा रहे हैं और दौड़ते दौड़ते जिंदगी की जंग हारते जा रहे हैं। असम विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां भी पूरा दमखम लगा रही हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से असम के 2 दिनों के दौरे पर हैं, जहां वो कई रैलियों को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी आज जोरहाट, नाजिरा, खुमाटाई में सभा करेंगी, जबकि अगले दिन यानी सोमवार को वो शारूपाथर, कलियाबोर और नगांव में सभाओं को संबोधित करेंगी। इसके अलावा प्रियंका शंकरदेवा के जन्मस्थान का भी दौरा करेंगी। असम में चाय बागान के मजदूर बड़े वोट बैंक के तौर पर देखे जाते हैं। असम में पहले चरण के चुनाव में 47 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें 30 सीटों पर चाय बागान के लोगों का दबदबा है, इसलिए प्रियंका गांधी कुछ दिन पहले भी असम के चाय बागानों में पहुंची थी। शुक्रवार और शनिवार को राहुल गांधी भी असम में ही थे।
बंगाल में खड़गपुर सदर सीट चुनावी अखाड़े की हॉट सीट में बदल गई है। जिस खड़गपुर की पहचान देश के तीसरी सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन और देश के पहले IIT की वजह से बनी, उसी खड़गपुर की पहचान सियासी अखाड़े के हॉट सीट के रूप में बनी है। तो इसकी खास वजह है खड़गपुर सदर सीट से TMC की तरफ से पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त प्रदीप सरकार मैदान में हैं और प्रदीप सरकार को बंगला फिल्मों के बड़े अभिनेता हिरणमय चटर्जी से जबरदस्त चुनौती मिल रही है, जिनके समर्थन में खुद प्रधानमंत्री मोदी रैली कर चुके हैं। पीएम की रैली उसी मैदान पर हुई जहां माही कभी अपने खड़ग रूपी क्रिकेट के बल्ले की धार तेज किया करते थे। एक मैदान जहां धोनी टीम इंडिया में शामिल होने के लिए पसीने बहा रहे थे। एक मैदान जहां धोनी हेलीकॉप्टर शॉट की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी मैदान पर एक दिन पहले बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में सियासी बैटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से उतरे। बीजेपी की इस रैली में पीएम मोदी को देखकर जनता का उत्साह उसी तरह हिलोरे मारने लगा जैसे कभी धोनी के हर शॉट पर मारा करता था, यानी धोनी धोनी की जगह मोदी मोदी। इस मैदान का नाम है BNR ग्राउंड और जगह है बंगाल का खड़गपुर। इतिहास के पन्नों में जिस मैदान पर धोनी का नाम दर्ज हो, वहां खिलाड़ी भले ही सियासत का ही क्यों ना हो, बैटिंग का अंदाज तो ताबड़तोड़ ही होगा। सो जनता के मूड को भांपकर प्रधानमंत्री ने धोनी के अंदाज में विरोधियों पर हल्ला बोल दिया और जमकर सियासी बैटिंग की। लब्बुलुआब एक, टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाने का जैसा मौका धोनी को मिला, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए वैसा ही मौका बीजेपी को मिले। आपने 70 साल तक अनेकों को अवसर दिया है, हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम 70 साल की बर्बादी को मिटा करके रहेंगे। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, एक बार आशीर्वाद दीजिए, एक बार आशीर्वाद दीजिए, हम अपनी जान आपकी भलाई के लिए खपा देंगे। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले का खड़गपुर बंगाल का वो शहर है जिसकी देश में खास पहचान है। वैसे खड़गपुर IIT के लिए और रेलवे स्टेशन के लिए मशहूर है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा तीसरे नंबर का रेलवे स्टेशन यहीं पर है। लेकिन खड़गपुर की पहचान जिस रेलवे स्टेशन से होती है, उससे और यहाँ के 2 मैदानों से महेंद्र सिंह धोनी का खासा नाता है। एक नाता जो खड़गपुर की पहचान से जुड़ गया है। ये नाता है धोनी के खड़ग यानी बैट रूपी तलवार में धार देने का। दुनिया ने माही के बल्ले की चमक और धार तो बाद में देखी, खड़गपुर धोनी की चमक का पहला गवाह बना। धोनी की बात हो और खड़गपुर की बात ना हो, और खड़गपुर की बात हो और इस मैदान की बात ना हो, तो धोनी की कहानी अधूरी है। ये PNR ग्राउंड है, रेलवे का ग्राउंड है, और धोनी यहीं पर प्रैक्टिस किया करते थे, टूर्नामेंट भी खेलते थे। हमारे साथ दिनेश हैं। दिनेश, आपकी उम्र कितनी है? 30, 30। तो जब धोनी यहाँ खेलते थे तब कितनी उम्र थी आपकी? 18, 17, 17, 18, 16 ऐसे। जब वो 3 साल यहाँ पर रह चुके हैं खड़गपुर में, हम उसे स्टार्टिंग से यहाँ देखते हुए खेलते थे, बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेलते थे। जब यहाँ TT की नौकरी जब वो करते थे तो यहाँ टेनिस प्रैक्टिस भी करते थे, टेनिस भी खेलते थे। इस मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी ने कई टूर्नामेंट खेले। उनके मुरीद रहे क्रिकेट प्रशंसकों को आज भी वो लम्हा याद है जब महज एक मैच के लिए उन्हें कुछ 100 रुपए मेहनताना मिलता था।
टेनिस बॉल से ज्यादा खेलते थे, कहते 200-300 रुपया उनको मिलता था एक दिन का, और टूर्नामेंट बहुत खेलते थे। एक मैच का 300 रुपया मिलता था शायद उनको, अच्छे से याद है मुझे, कुछ याद है, एक मैच का 300 रुपया मिलता था। लेकिन धोनी उसी शिद्दत से हर मैच खेलते थे जैसे भारतीय टीम के लिए खेलते हुए दुनिया ने देखा। गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटते ही बेदर्दी से उस पर प्रहार करना और फिर यह भूल जाना कि गेंद कहां जाकर गिरेगी। वो बहुत लंबा छक्का मारते थे, मैं देखा हूँ, एक मैच देखा हूँ, वो बहुत लंबा यहाँ से अगर बैटिंग करते थे तो वो रोड पार हो जाता था, इतने लंबे सड़क पार हो जाता था। उनका शॉट बहुत जबरदस्त शॉट होता था। हाँ, इसीलिए तो वो हमारे देश के हीरो है। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण की अपनी कला से विरोधियों को मुरीद बनाया, उसी तरह धोनी ने खेल की अपनी शैली से दुनिया भर में प्रशंसक बनाया, भले ही वो किसी पार्टी या विचारधारा से जुड़े हों। धोनी का गुणगान करने वाले दिनेश बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और खड़गपुर सदर सीट से बीजेपी उम्मीदवार को जो शख्स टीएमसी से चुनौती दे रहा है वो हैं धोनी के दोस्त प्रदीप सरकार। लेकिन इस रिश्ते को जानने के बावजूद दिनेश को इसका कोई मलाल नहीं। जो भी हो सर, धोनी जो खड़गपुर की शान है, और धोनी का मूवी जब बना तो खड़गपुर के लोग और जो नहीं जानते थे वो भी जान चुके धोनी को, और धोनी तो ऐसे पूरा विश्व उनको जानता है। सर, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, खड़गपुर में हम रहते हैं। असल में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खड़गपुर में रेलवे के लिए टीटी का काम करते थे। उस दौरान महेंद्र सिंह धोनी टेनिस बॉल वाले टूर्नामेंट भी खेला करते थे। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए हर मैच में उन्हें 200 से 300 रुपए मिलते थे। प्रदीप सरकार क्रिकेट के टूर्नामेंट कराया करते थे। उसी दौरान धोनी और प्रदीप सरकार की दोस्ती हुई। बाद में प्रदीप सरकार राजनीति में आ गए और विधायक दिलीप घोष के सांसद बने जाने के बाद खाली हुई इस सीट से 2019 के उपचुनाव में विधायक चुन लिए गए। इस बार प्रदीप सरकार टीएमसी से फिर मैदान में हैं और हर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। हालांकि प्रदीप सरकार के लिए प्रचार करने धोनी शायद ही आ पाएं, लेकिन प्रदीप सरकार का दावा है कि पूर्व कप्तान का आशीर्वाद उनके साथ है। अरे बाबा, धोनी अभी क्या, हमारा जो देश का बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर ऐसा कोई बाहर से आया तो उसका असुविधा कर देगा। तो धोनी कहीं पे भी है, उसका आशीर्वाद, उसका प्रार्थना मेरे साथ है, मुझे मालूम है। क्योंकि हम लोग को जैसा यूथ या क्रिकेट स्पोर्ट्स लवर जीतेगा तो क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, पब्लिक के लिए भी अच्छा है, और आने वाला सामने में जो यूथ खेलने चाहता है उन लोगों के लिए भी अच्छा है। खड़गपुर के सियासी मैदान में इस बार जोरदार मुकाबला तय है। बंगाल चुनाव में सत्ता पर बैठने वाली पार्टी कभी भी खड़गपुर से जीत हासिल नहीं कर पाई। 1956 से लेकर 2016 तक का चुनावी इतिहास इसका गवाह है। लेफ्ट सरकार के दौरान खड़गपुर सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 2016 के विधानसभा चुनाव में खड़गपुर से बीजेपी के दिलीप घोष ने जीत दर्ज की, लेकिन सत्ता में टीएमसी आई। दिलीप घोष ने 82 साल तक विधायक रहे ज्ञान सिंह सोहनपाल को हराया। इस बार बीजेपी ने हिरणमय चटर्जी को चुनावी मैदान में उतारा है। हिरणमय चटर्जी बंगाली सिनेमा के बड़े कलाकार हैं। हिरणमय खड़गपुर के नहीं हैं, इसके बावजूद उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है। एक तो स्टेडियम की वजह से लोग उन्हें पहचानते हैं, तो वहीं खुद प्रधानमंत्री उनके लिए रैली कर चुके हैं। खड़गपुर का ना होने के बावजूद हिरणमय पर बीजेपी के भरोसे की वजह मतदाताओं का समीकरण भी है। आंकड़ों के मुताबिक खड़गपुर में बिहार और उत्तर प्रदेश से आए मजदूरों के अलावा रेलवे में काम करने वाले आंध्र प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में हैं। इसी वजह से खड़गपुर को बंगाल का मिनी इंडिया भी कहते हैं। खड़गपुर में तेलुगु वोटर करीब 30% हैं। इसके साथ दूसरे समुदाय के लोगों को मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ बंगाली और बिहारी वोटरों की संख्या आधी आधी यानी कि बराबर है। खड़गपुर में तेलुगु में बात करने वाले 1.5 लाख लोग हैं। इस सियासी समीकरण ने बीजेपी को यहाँ से एक बार फिर जीत का भरोसा दिया। इसी वजह से प्रदीप सरकार भले ही माही से रिश्ते की दुहाई दें, हिरेन चटर्जी अपनी जीत देख रहे हैं। सौरभ गांगुली मेरा भाई साहब है, बड़े भाई साहब हैं, तो इससे क्या मतलब है? सौरभ गांगुली का नाम कभी लिए और सौरभ जी कभी मेरे बारे में बोले कि उसके वोट में जिता दो? लोग जिताएंगे। यहाँ के जो पब्लिक है, जो संतरास में है, जिसको डरा के रखे हैं, जिसका कोई विकास नहीं है, कि यहाँ के युवा है, सब लोग बोल रहे हैं घूमते रहते हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है। खड़गपुर में बंगाली सिनेमा के हीरो हिरणमय चटर्जी और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त प्रदीप सरकार के बीच सियासी जंग है। 1 अप्रैल को जनता इनके भाग्य का फैसला करेगी और 2 मई को नतीजे सामने होंगे। पीएम मोदी के खड़गपुर के सियासी समर में कूदने के बाद मुकाबला दिलचस्प तो हो ही गया है।
महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जबकि नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 27,126 कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि कोरोना की वजह से 92 लोगों की जान चली गई। तो वहीं पुणे में पिछले 24 घंटे में 5,473 नए मरीज मिले, जबकि 27 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना की रोकथाम के लिए बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों का एंटीजन टेस्ट करवाना होगा और जो लोग टेस्ट करने से इनकार करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नागपुर में हालात बिगड़ने के बाद 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।